एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 आपकी है टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग एंड टीचिंग मेथड्स। अगर मैं बात करूँ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ईजिली प्लेलिस्ट देख सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की 5th सेम की, जिसमें आपको हर एक यूनिट वाइज मिल जाएगी पार्ट वीडियो। आज के वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 आपका है टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग, जिसमें मेनली आपका आता है क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट के इसके फैक्टर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें मॉडल्स। इसमें 3 मॉडल आते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, प्रैक्टिस मॉडल, कोलैबोरेटिव मॉडल। उस सब के बाद में आपका आएगा टीचिंग मैथड, जो कि आपके आते हैं क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज में। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस यूनिट के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट, अगर मैं बात करूँ आपका ये पहला टॉपिक है क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत होती है क्लिनिकल में टीचिंग की, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि क्लिनिकल इन्वायरमेंट, जैसे एक अभी आपने पहले वाले यूनिट्स में पढ़ा था कि क्लासरूम में इन्वायरमेंट बनाना, मैनेजमेंट करना, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये सब ज़रूरी है। सेम एज क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट के क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले एक पॉइंट आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपकी डेफिनेशन है जो कि दे रखी है अकॉर्डिंग टू ब्लूम। ये इन्होंने 1965 में दिया था। इन्होंने ये बताया था जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है। इसमें एक ऐसी कंडीशंस होती है, ऐसे फोर्स लगता है और बाहरी स्टिमुलाई होता है, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है एक इंडिविजुअल को, जो कि अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो फोर्स, वो फैक्टर जिसकी वजह से वो अफेक्ट होता है और अपनी लर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट करता है, उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। अब जैसे कि सिंपल से अगर मैं बात करूँ, जो क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट होती है वो आपकी क्या मेनली होती है, इसमें आप क्या क्या करते हो, इसमें मेनली आप क्या करते हो, इसमें आप गेन करते हो नॉलेज को, कैसे आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करोगे। इसमें से आपका टीम रूम्स भी आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, ऑपरेटिंग रूम्स भी आते हैं, क्लिनिक्स भी आते हैं और हॉस्पिटल वार्ड्स भी आते हैं। क्लिनिकल में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं और इन सब में आप कुछ ना कुछ करके बहुत ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज को गेन करते हो। अब अगर बात आए कि क्या आपके 4 एस्पेक्ट्स हैं क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट के, तो वो 4 एस्पेक्ट्स ये हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस आप देखोगे अपने और वहाँ के वर्क के बीच में। दूसरा आता है साइको सोशल एंड इंटरेक्शन फैक्टर। इंटरेक्शन फैक्टर आपका ऐसे मैटर करता है लाइक आपके वर्क और आपके में पेशेंट में, आपके टीम वर्कर्स में। साथ में साइको सोशल से आपका फैक्टर भी अफेक्ट करता है। उस टाइम पे कुछ किसी का कल्चर बिलीफ कुछ होता है, आपका नॉर्म्स वैल्यूज़ भी कुछ मैटर करते हैं। और साथ में ऐसा नहीं यही सारी चीज़ें, और साथ में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होगा आपके से। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये भी मैटर करता है और ये मोस्ट ओरिएंटेटेड पॉइंट होता है, जिससे क्या होता है क्रिएटिविटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये मेन फैक्टर में आता है। फिर फोर्थ आता है टीचिंग एंड लर्निंग कंपोनेंट। अब आप कैसे टीच करा रहे हो, कैसे क्या लर्न कर रहे हो, वो सारे कंपोनेंट भी आपके क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट में एस्पेक्ट में मेन में आते हैं। फिर आपके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट के। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहली है कि यह आपको प्रोवाइड करती है प्लान ट्रीटमेंट, जिससे आप प्रॉपरली प्लान कर पाते हो हर एक चीज़ को। जैसे कि शेड्यूलिंग नहीं होती उस हिसाब से, जैसे कि आपके हमें ड्यूटी लगती है क्लिनिकल रोटेशन प्लान, तो क्लिनिकल रोटेशन प्लान के लिए वो सारी चीज़ें एक पहले से ऑर्गेनाइज रहते हैं। फिर दूसरा है इट गिव्स नर्स अपॉर्चुनिटी टू हैंडल चैलेंजिंग केसेस, मतलब कि नर्स के पास पहले से ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है जैसे कि जो भी चैलेंजिंग केसेस है उनको वो ईजिली हैंडल कर सके, उस टाइम पे उनको क्या हो एकदम से प्रॉब्लम ना हो। इट इनकरेज नर्सेस टू टेक पार्ट इन मल्टीपल ट्रीटमेंट, जैसे मल्टीपल ट्रीटमेंट में नर्स का इनकरेजमेंट होता है और ये सारी चीज़ें उनको क्या करती है नॉलेज गेन कराती हैं। फोर्थ क्या ये हेल्प करता है रिसर्च में भी और बहुत सारे असाइनमेंट्स में भी। तो क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट के तो ये 4 मेन आपके क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आता है एडवांटेज। क्या एडवांटेज है, क्यों लर्निंग क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए।
क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट सबसे पहले तो आपका टीम वर्क में इनकरेज करती है। जैसे मान लीजिए 4-5 लोग साथ में रहते हैं तो उसमें टीम वर्क इन्हांस होता है। इससे गुड कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस होती है, इससे बहुत सारी स्किल्स भी इन्हांस होती हैं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है जिससे लर्निंग इफेक्टिव होती है। आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, दैट इज़ मोटिवेटिंग स्टाफ। सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स को, इन्हांस करते हो क्वालिटी नर्सिंग केयर की, जिसलिए आपकी क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट ज़रूरी है। लेकिन क्या फैक्टर्स है जो कि आप इन्फ्लुएंस करते हो क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस के। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस होता क्या है, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस में सिर्फ एक ये डिफरेंस आता है। एनवायरनमेंट वहाँ पे आप सही कर रहे हो, एक्सपीरियंस आप अपनी ऑब्जर्व करी हुई चीज़ें या फिर अपने फील करी हुई चीज़ों को बता रहे हो, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप क्लिनिकल ड्यूटी गए थे, जब आपका फर्स्ट टाइम क्लिनिकल लगा था, तब बच्चों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सारी चीज़ें पहले फेस टू फेस नहीं करी थी। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, नॉलेज इतना नहीं था, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा फियर थे। फिर बच्चों ने धीरे धीरे ओवरकम करा, लेकिन पहले स्ट्रेस एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स बहुत था। थ्योरी और प्रैक्टिस गैप। थ्योरी आप बुक में जो पढ़ते हो, बुक में प्रोसीजर में कितना फ़र्क आता है, लेकिन जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, मतलब बच्चों मतलब इन द सेंस हॉस्पिटल सेटिंग्स पे करते हो, लाइक चाइल्ड पे करते हो, एडल्ट पे करते हो, फीमेल्स पे करते हो, तो देखते हो कितना डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आपको क्या कहलाता है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस गैप। मतलब कि हम लोग जो नॉलेज ले रहे हैं वो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अलग है। थर्ड है क्लिनिकल सुपरविजन। मतलब कि जब आपका फॉर एग्जांपल आपका वार्ड है, उस वार्ड में जो क्लिनिकल सुपरविजन है, जब वो एब्सेंट होते हैं तो आप क्या बन जाते हो? आप स्टूडेंट एज अ रोल मॉडल बन जाते हो। वहाँ पे आप मैनेज करते हो, सारी चीज़ें सेटिंग्स देखते हो, कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सब कौन करता है? आप करते हो। तो उस टाइम पर आप कैसे होते हैं? एज अ रोल मॉडल होते हो, जो कि अफेक्ट करता है लोगों को। फिर प्रोफेशनल रोल। प्रोफेशनल रोल का मतलब है कि आप नर्सिंग एज अ प्रोफेशन आप उसको क्या करोगे? मेंटेन करके रखोगे। अब मल्टीपल रोल्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, आप उन सबको मेंटेन करके रखोगे और नर्सिंग प्रोफेशन को अच्छे से मेंटेन रखना है, आपका जिम्मेदारी भी है। फिर आप कहते हैं मॉडल्स। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल एजुकेशन में आपके 3 मॉडल हैं। नाम से आपको क्लियर होगा क्या क्या उनका मेन वर्क है। पहला आता है ट्रेडिशनल मॉडल, फिर आपका आता है प्रैक्टिस मॉडल, फिर आता है कोलैबोरेटिव मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है? इसमें 6 से 10 स्टूडेंट क्लिनिकल सेटिंग्स में पढ़ाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। ये ग्रुप बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन वार्ड है, मेल मेडिसिन वार्ड है, फीमेल मेडिसिन वार्ड है। मेल मेडिसिन वार्ड में 4 बच्चों की ड्यूटी लग रही है, फीमेल मेडिसिन वार्ड में 4 बच्चों की ड्यूटी लग रही है। तो टोटल मेडिसिन वार्ड के कितने स्टूडेंट्स हो गए? 8 हो गए। वहाँ पे टीचर कितने चाहिए? 1 या 2। वो टीचर उन 8 बच्चों को पढ़ाएंगे क्लिनिकल सेटिंग में। यही होता था फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड। फिर आपका आता है सेकेंड प्रैक्टिस मॉडल। प्रैक्टिस मॉडल का मतलब क्या है? बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्लिनिकल सेटिंग में भेजना और वहाँ पे हर एक चीज़ को सीखना। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा क्या सीखता है? वाइटल सीखता है, बेड मेकिंग सीखता है, चार्टिंग सीखता है और पेशेंट से कैसे IPR मेंटेन करना है, कुछ धीरे धीरे चीज़ें सीखता है। सेकेंड सेमेस्टर में वो क्या सीखता है? नॉर्मल कैनुलेशन सीखता है, इंजेक्शन सीखता है, बॉटल सीखता है, मेडिकेशन सीखता है और बहुत बड़े बड़े काम भी सीख लेते हैं। ये कब से होता है? फर्स्ट ईयर में ही पॉसिबल हो जाता है। लेकिन पहले ट्रेडिशन में ऐसा नहीं था। ट्रेडिशनल मॉडल में बच्चे ये सारी चीज़ें कब सीखते थे? मेनली 4th ईयर में सीखते थे। लेकिन प्रैक्टिस मॉडल में ये सब वो बच्चे फर्स्ट ईयर में ही इस सब के कैपेबल हो जाते हैं। उनके पास ये सब करने की कैपेबिलिटीज़ आ जाती है। कैसे आती है? उन्होंने स्ट्रेस हैंडल करा होता है, एंजाइटी हैंडल करी होती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड लिया होता है, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट करे होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन करा होता है, प्रैक्टिस करी होती है। ये सब करने के बाद बच्चा काबिल बनता है उस सब को करने के लिए। एक नॉर्मल सी माइनर सी चीज़ें मैं बताऊँ, आप अगर प्रैक्टिस फर्स्ट सेमेस्टर से कर रहे हो, जैसे मेरे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रैक्टिस कराई जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर से आप प्रैक्टिस करो, मतलब कि फर्स्ट ईयर आपने प्रैक्टिस करी, सेकंड ईयर प्रैक्टिस करी, थर्ड ईयर प्रैक्टिस करी एंड फोर्थ ईयर में जब आप इंटर्नशिप पहुँचे तब आपको प्रैक्टिस कर मतलब हो चुके, तब आप क्या करोगे? इम्प्लीमेंट ईजिली कर लोगे, तब आपको इतना फियर नहीं रहेगा। लेकिन जब आपने कुछ सीखा नहीं है तो क्या आपकी इंटर्नशिप उतनी इफेक्टिव हो पाएगी? नहीं। तो पहले के केसेस में ये सारी चीज़ें एज अ ड्रॉबैक रहते थे। तो उन सबको ड्रॉबैक क्लियर करने के लिए आपका प्रैक्टिस मॉडल आया, जिसमें प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। फिर आपका आता है
कोलैबोरेटिव मॉडल का मतलब होता है जो भी आपके नर्सिंग स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग यूनिवर्सिटी है, वो सब एक दूसरे से कोलैब करेंगे। कोलैब किससे करेंगे? जैसे कि वो स्टाफ से कोलैब करेंगे, अदर हॉस्पिटल से कोलैब करेंगे, अदर इंडस्ट्रीज से कोलैब करेंगे, अदर एनजीओ से कोलैब करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होम से कोलैब करेंगे। क्यों कोलैब करेंगे? अगर वो उनसे कोलैब ना करें तो नर्स को सिर्फ क्लिनिकल सेटिंग की नॉलेज होगी, बाकी कोलैबोरेशन की नॉलेज नहीं होगी। अगर पता हो तो एज अ नर्स आपको अलग अलग जगह भी भेजा जाएगा, जैसे कि कम्युनिटी में भी भेजा जाएगा, फॉरेंसिक के लिए भी प्रिपेयर करा जाएगा, रिसर्च के लिए भी प्रिपेयर करा जाएगा, साथ में आपको एज अ न्यूट्रिलिस्ट भी प्रिपेयर करा गया होगा। आप जब न्यूट्रिशन पढ़ते थे तो आपको मील्स बताया होगा, आपको न्यूट्रिशन प्लान बनाना सिखाया गया होगा। साथ में आप जैसे इंडस्ट्रीज आते हो तब क्या क्या करना है, मतलब डेयरी जाते हो इंडस्ट्रीज में तब क्या क्या करते हो, वो सारी चीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि आपने कोलैबोरेट होकर ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ये कोलैबोरेट आपके गवर्नमेंट स्कूल से भी होगा, लाइक आंगनवाड़ी से भी होगा, और भी बहुत चीज़ें। वो कोलैबोरेशन एक इंस्ट्रक्शनल रोल लाएगा आपके में और वो सारी चीज़ें डेवलप करेगा। तो ये है मॉडल्स वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, बट बाई चांस अगर आएगा तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। और अगर 2 नंबर में आएगा तो बताएंगे कि क्लिनिकल एजुकेशन में क्या क्या क्लिनिकल एजुकेशंस आते हैं, मॉडल्स 3 आते हैं, और इस तरीके से तीनों मॉडल को आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका आता है क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का इंट्रोडक्शन क्या है, तो क्लिनिकल टीचिंग मतलब कि क्लिनिकल एरिया में जब हम लोगों को पढ़ना होता है तो वहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे एक लिमिटेड प्रोसेस होता है, जिसमें एक पार्टनरशिप होती है, वो दोनों अपने इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स नॉलेज को गेन करता है। वहाँ पर एक्टिव लर्निंग भी हो रही है, पैसिव लर्निंग भी हो रही है। यहाँ पर हम लोग ये नहीं डिस्कस करें कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा पैसिवली, यहाँ पर लर्निंग हो रही है, मतलब कि डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट लर्निंग भी होगी। क्लिनिकल टीचिंग में यहाँ पे वो सिंगल मतलब इंडिविजुअल भी पढ़ाएंगे, ग्रुप में भी पढ़ाएंगे। इंडिविजुअल जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रग स्टडी है तो किसी बच्चे का है तो सिर्फ उसको कराएंगे, या फिर उसका केस डायग्नोसिस तो सिर्फ उसको कराएंगे। लाइक अगर कॉन्सेप्ट में आ गया या फिर केस प्रेजेंटेशन है तो वो 8 से 10 लोगों के बीच में होता है। अगर मान लीजिए हेल्थ एजुकेशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक मास मीडियाज में आ जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज को बनाया गया, मेन इसका पर्पस क्या है? तो इससे क्या होता है, अवेलेबल कराना पर्सनलाइज्ड केयर को सिस्टमैटिक और हॉलिस्टिक अप्रोच में। सिस्टमैटिक मैनर होता है जो कि आपके लिए रहेगा, हॉलिस्टिक जो कि सबके लिए रहेगा, लाइक पेशेंट्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, आपके लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। फिर ये क्या करता है, मतलब कि जब आप क्लिनिकल टीचिंग में करते हो, वहाँ पे सीख रहे हो, ये आपके अंदर क्या डेवलप करता है, ये आपके अंदर डेवलप करता है स्किल्स को, और आप इसके लिए इफ़ेक्टिवली कर पाते हो। थर्ड क्या है, इससे आप गैदर या एग्जामिन कर पाते हो वो इन्फॉर्मेशन को जो आपको मिल रही है। फोर्थ क्या है, इससे आप रिसर्च वर्क को भी कर सकते हो, आपको जितनी अभी नॉलेज मिल रही है वो आगे आपके जो 7 सेमेस्टर्स में जो आपका सब्जेक्ट रिसर्च होगा इसमें आपका बहुत वर्क करेगा। फिर 5th नंबर पर आता है, इससे आप हाई लेवल नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करो। ऑफकोर्स सी बात है, अभी आपको इंजेक्शन लगाना आ रहा है तो आपको पता है कि इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे हमें देना है, लेकिन आपको ये भी तो क्लियर है कि कैसे देते हैं, प्रैक्टिस करा आपने। और अगर बाई चांस आपने प्रैक्टिस नहीं करा होता तो आप इस चीज़ के कैपेबल नहीं होते। नर्सिंग प्रैक्टिस आपकी क्या हो जाती है, एकदम बेकार हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, यही पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बताते हैं, ये इन्हांस करेगा आपके कॉग्निटिव स्किल्स को, अफेक्टिव स्किल्स को, साइकोमोटर स्किल को और आपके एक्टिव स्किल्स को। तो ये 4 स्किल्स आपकी कहाँ डेवलप हो रही हैं, आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि वहाँ पे जो भी आप स्किल ऑब्जर्व कर मतलब डेवलप कर रहे हो, उस स्किल में स्टूडेंट के अंदर एक बहुत माइनर और बहुत ही माइनर या मेजर जो भी आपको लग रहा है वो भी आप स्किल डेवलप करते हो। अब वो कौन सी स्किल है, वो स्किल है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल। सो ये ऑब्जर्वेशन स्किल ऐसी है जो लोगों के व्यू पॉइंट को भी बताती है, मतलब कि स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट को भी बताती है। जैसे कि आप जाते हो हॉस्पिटल सेटिंग में या फिर आपकी वार्ड में ड्यूटी लग रही है, आपके साथ में 2-4 स्टूडेंट्स की तो लगती होगी। हो सकता है वो चीज़ आप ऑब्जर्व ना करो लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट ऑब्जर्व कर ले, हो सकता है वो दूसरा स्टूडेंट ऑब्जर्व ना करे लेकिन आपने ऑब्जर्व करा। तो उस ऑब्जर्वेशन स्किल से आपकी स्किल डेवलप होती है और साथ में आप माइन्यूट चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ये आपके फुलफिल करते हैं नीड्स को जो स्टूडेंट्स की है। जैसे कि स्टूडेंट्स वहाँ पे टाइम मैनेज कर लेता है, असाइनमेंट्स फुलफिल कर लेता है, अपनी प्रैक्टिस कर लेता है, कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लेता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस कर लेता है, प्रैक्टिस फुलफिल हो जाती है, स्किल को कंप्लीट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें कौन फुलफिल कर पा रहा है, स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं।
फिर टाइप्स आते हैं क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के, मतलब कि क्लिनिकल एरिया में कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जो टीचर एज अ यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ बच्चे यूज़ कर सकते हैं अपने लर्निंग के लिए, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये टोटल आपके 14 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट आपका दे रखा है पेशेंट असाइनमेंट, फिर है क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, फिर है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ये बात आप याद रखिएगा, मैंने इसको हाईलाइट भी करा है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को बेड साइड क्लिनिक भी कहते हैं। 5 नंबर में इंटरनल एग्जाम में बेड साइड क्लिनिक पूछ लिया गया था हमारे में, बट हम लोगों को क्लियर नहीं था। फिर जब बाद में ध्यान दिया कि बेड साइड क्लिनिक हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का दूसरा नाम है। और आपका क्या होता है, केस स्टडी होता है जिसको हम लोग केयर स्टडी भी कहते हैं, नर्सिंग राउंड होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है, प्रोजेक्ट होता है, डिबेट होता है, गेम होता है, रोल प्ले होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, क्वेश्चनिंग होती है, रिटन असाइनमेंट होता है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग होते हैं। तो ये आपके 14 क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।